अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुतनाज़ा ट्वीट पर हुकूमत की जानिब से यानी जो FIA की साइबर क्राइम टीम है वो तहकीकात करेगी। ताहम ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने उस टीम के सामने जो इंटेरोगेशन में हिस्सा लेने से अभी फ़िलहाल मना किया है और उन्होंने ये कहा है कि अपनी वकला की मौजूदगी में ही वो इंटेरोगेशन का हिस्सा बनेंगे। क्या ये एक और केस, क्योंकि है जाहिर है कि अब ये तहकीकात होंगी और उसके बाद क्या सामने आता है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यूँ लगता है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की शायद मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आपने ये भी देखा कि इस ट्वीट के हवाले से मुतनाज़ा बयान आए या मुख्तलिफ या मुतज़ाद बयान आए। ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया और शायद उनसे इजाज़त नहीं ली गई थी। रऊफ़ हसन साहब का ये कहना था कि ये जो एक्स प्लेटफॉर्म का उनका अकाउंट है इमरान खान साहब का, ये पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है, जबकि अली मोहम्मद ख़ान साहब का ये कहना था कि अब जो कोई भी जो उनके बयानात पब्लिश होंगे वो उनसे पूछे बगैर नहीं किए जाएंगे। ये मामला क्या है और इस पर और मज़ासी उमूर हैं इस बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर बराए वज़ीर आज़म सियासी अमूर, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं PMLN के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। राना साहब, ये जो अब साइबर क्राइम FIA की टीम इमरान खान साहब के एक्स प्लेटफॉर्म से जो मुतनाज़ा ट्वीट हुई है उसके मुतालिक तहकीकात करेगी, ये मामला आप कहाँ तक जाता देख रहे हैं? क्योंकि बताया ये जा रहा है, जो ये पूरा नोटिफिकेशन था उसमें ये कहा गया था कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया गया है। देखें, जहाँ तक बानी PTI का तल्लक है कि वो जो ट्वीट है उनके अकाउंट से हुआ, इससे उनका इनकार या उनकी जो है वो मौक़िफ़ के मेरा इससे तल्लक नहीं है, वो तो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो बेचारे लगे हुए हैं जो है वो इस बात के ऊपर कि जी नहीं, ये उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया नहीं गया। हालांकि इससे पहले जो मज़मून वो शाया करवाते रहे हैं, इंटरव्यूज़ देते रहे हैं, जिनको बाद में उन्होंने ख़ुद ओन भी किया, अगर आप उनको और इस ट्वीट को देखें तो जो सेंस है वो सोच जो है वो मिलती जुलती है। और उन मज़ामीन को जिनको इन्होंने ओन किया और उन बयानात को जिनको इन्होंने ओन किया, जिन इंटरव्यूज़ को ओन किया, उनको अगर आप देखें तो ये ट्वीट प्रेमा फ़ाही लगता है कि ये इन्हीं की सोच है, इन्होंने ये करवाया है। लेकिन बहरहाल अगर वो अपनी सफाई या इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दें, और अगर उसमें ये बात साबित नहीं होती कि ये उनकी तरफ से किया गया है तो ठीक है, वरना इस किस्म का ट्वीट करना जो है ये बिल्कुल एक काबिल मुआख़ज़ा है, जुर्म है, और कोई रियासत जो है वो ऐसी हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस किस्म की जो है वो बात उन्होंने की है। तो राना साहब, इसका मतलब अगर साबित हो जाता है पे रहते हैं तो अगर साबित हो जाता है तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, फिर इस जुर्म में उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं होगा तो फिर तो कल को हर कोई जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म का ये इंतहाई हद तक अमेज़ उन्होंने बात की है जो पूरी कौम के लिए, ना सिर्फ ये एक अदारे के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए तकलीफ़ का बायस है। तो राना साहब, आप ये समझते हैं, इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो राना साहब, मुझे ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि ऑलरेडी इमरान खान साहब और उनकी जमात के जो ताल्लुकात हैं इदारे के साथ वो बड़े कशीदा हैं। इस ट्वीट के बाद आप समझते हैं कि कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये ट्वीट जो है इसको जिस अंदाज से जो है वो किया गया है तो इसमें इजाफे के अलावा और क्या हो सकता है।
सही, बल्कि ये बहुत ही काबिल मज़म्मत जो है वो हरकत है। चलो किसी ने तो की है ना, अभी ये साबित होना बाकी है कि जो वो फरमा रहे हैं कि जी हमारे अकाउंट से किसी ने कर दी, या जो हमने कहा था उसमें थोड़ा इजाफा करके कर दी। ये तहकीक तलब चीज़ है, लेकिन इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इससे कशीदगी में, और ये इंतहाई तौहीन अमेज़ बात है जो कि की गई है इस ट्वीट में। सही। तो राना साहब मुझे ये बताइए कि ये कशीदगी को कम करने के लिए आज ख्वाजा आसिफ साहब का भी मशवरा था, और आपको याद होगा कि PMLN के भी जब कशीदा ताल्लुकात थे एक ज़माने में, तो बड़ी स्ट्रैटेजी से कभी मियाँ साहब बात करते थे, कभी मरियम साहिबा ट्वीट किया करती थी, फिर चुप हो जाया करते थे और फिर बड़ी खामोशी थी। आपको भी लगता है कि मशवरा आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए ताकि मामला थोड़े बेहतर हो सके और ये कशीदगी कम हो सके? देखें, ख्वाजा साहब ने जिस नेक ख्वाहिश का ज़िक्र किया है, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है या जो मेरी इस बारे में असेसमेंट है कि ये मुंह जो है वो ना बंद हो सकता है, और ना ही जो है वो इस किस्म की नफ़रत, फितना, अफरा तफरी के अलावा कोई चीज़ उगल सकता है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले 13 साल से, अक्टूबर 2011 से यही कुछ हो रहा है, और इसमें कमी आने का कोई इम्कान जो है वो नज़र नहीं आता। जिसकी बुनियाद पे मैंने इससे पहले मुतअद्दिद बार ये कहा है कि PTI के बानी का सियासी वजूद जो है, या तो ये फिर दूसरे वजूद को ख़त्म कर देगा, या फिर अगर दूसरे वजूद ने, जो कि इस रियासत का वजूद है, इस मुल्क का वजूद है, पूरी कौम का वजूद है, या उसने बाकी रहना है तो या इन्होंने रहना है। वरना ये उनका जो है ये हठधर्मी कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी का सियासी वजूद उनको बर्दाश्त नहीं है, तो फिर ऐसा सियासतदान जो है यो फिर अपना जो है वो सियासी वजूद खोता है, या फिर दूसरों को जो है वो ख़त्म करने पे जो है वो यानी अमल करता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है तो कि बानी PTI अपना सियासी वजूद बरकरार रखे और बाकी हर किसी का सियासी वजूद जो है उसको ख़त्म कर दे। ये मुमकिन नहीं है। और राना साहब वो अपना नुकसान करेगा, अपना नुकसान कर रहा है, अपनी जमात का नुकसान कर रहा है। तो राना साहब मुझे आप ये कह रहे हैं कि उनको वजूद जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मैं तो ये आपसे जानना चाहती हूँ, अभी तक आपके ये बयान कई बार सामने आए, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है, स्पेशली 8 फरवरी के बाद, कि अगर सियासी वजूद एग्जिस्ट करेगा इमरान खान का, तो सबसे ज़्यादा अगर टफ टाइम है तो वो PMLN को ही मिलेगा, और अगर दोस्ती हो जाती है इमरान खान साहब की इदारे से तो भी नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों का ही होगा? नहीं जी, हमें अपने नुकसान से कोई ना ख़तरा है, ना कोई हमें उसकी फ़िक्र है। इसका सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान को है, किसी अदारे को भी नहीं है। यानी किसी मुल्क की सियासत में ऐसी जमात का या ऐसे फ़र्द का मौजूद होना कि जो बुनियादी तौर पे जमहूरी कदरों के ऊपर यकीन ही नहीं रखता। डायलॉग जो है वो तो सियासत की बुनियाद है। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की जो बुनियाद है वो डायलॉग है। एक आदमी जो डायलॉग पे, गुफ्तगू करने पे, दूसरों की बात सुनने पे, दूसरों के साथ बैठने पे यकीन ही नहीं रखता, तो ये तो बदकिस्मती है उस मुल्क की, उस सियासी पॉलिटिकल सिस्टम की। तो ये जो उनका वजूद है, सियासी वजूद की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। ये सिर्फ किसी अदारे के लिए या किसी सियासी जमात के लिए ख़तरा नहीं है। अच्छा राना साहब, मुझे एक बात बताएं, देखिए कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, पाकिस्तान का जो सियासी पूरा मंजरनामा है वो एक ऐसी चक्की है जो घूम घूम के वापस आती है। जब नवाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार से निकाला गया, आप लोग हमेशा बरमला कहते हैं, ख़ुद वो भी कहते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मामलात ठीक नहीं थे या उन्होंने निकाला, और उसके बाद उन्होंने मज़ाहमती सियासत भी की
इमरान खान भी यही कर रहे हैं, फ़र्क क्या है, क्यों एक्सेप्टेंस नहीं इसकी? इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने पहली बात तो ये है कि कभी डायलॉग से जो है वो इनकार नहीं किया। उन्होंने कभी सियासी अमल से जो है वो इनकार नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी मुखालफ किसी सियासी जमात के वजूद को ख़त्म करने की जो है वो बात नहीं की। मियाँ नवाज़ शरीफ से आप पिछले 40 साल से वो सियासत में कभी आपने उनके मुंह से नहीं सुना होगा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो और इस्टेब्लिशमेंट से जब जब भी इख्तलाफ किया, असूली तौर पे इख्तलाफ किया, असूली तौर पे उनकी मुदाखलत जो है उसकी जो बात की, जो गुजरांवाला का जलसा है जिसका बहुत हवाला दिया जाता है, वो आप रिकॉर्डिंग निकलवाएं उनकी जी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त की लीडरशिप थी, उन्हें साहिब कह के पुकारा और उस वक्त जो मुल्क में हो रहा था उसका हवाला दे के कहा कि जनाब आपकी वजह से ये हो रहा है और आप इसको रोकें, आप ये ना करें। जबकि बानी पीटीआई या इमरान खान साहब जो हैं उनका तो बिल्कुल ही मौक़िफ़ जो है वो अदरवाइज़ है। ना वो किसी की सुनने को तैयार हैं, ना किसी के साथ वो बात करने को तैयार हैं, ना वो किसी के साथ बैठने को तैयार हैं। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम आप लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं, वो कहते हैं पीएमएलएन हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, एमक्यूएम हो गई, वो कहते हैं आप लोग उन्हीं के लाए हैं ना, आप लोग नहीं सुन लेना। तो वो नहीं तो वो किसके लाए हुए हैं? बात तो ये है ना, जनरल ज़हीरुल इस्लाम की आप वो जो वीडियो है वो सुन लेना कि ये किसके लाए हुए हैं, वो भी तो वहीं के लाए हुए हैं। और दूसरा ये है कि उनका ये मौक़िफ़ नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में दखल ना दे, बल्कि वो ये कहते हैं कि वो दखल दे, वो साथ दे उनका अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए। वो आज भी अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार है और ये उनकी शर्त है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ मिले, मेरे साथ मिल के अपोजिशन को जो है वो ख़त्म करे, जमहूरियत को जो है वो ख़त्म करे। उनका और हमारा जो है वो बिल्कुल जो है वो यानी कन्फ्रंट है इस बारे में, यानी उनका नुक्ता नज़र जो है हम उसको कन्फ्रंट करते हैं। वो तो सियासत को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का साथ चाहता है। अच्छा, जबकि हम जब चाहते थे तो यही चाहते थे, आज भी ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में जो है वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आप चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो रहा है? जी, ये झगड़ा ही इस बात का है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा किस बात पे हुआ? जब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि वी आर न्यूट्रल, हम आपके लिए आपके मेंबर्स जो है उनको आपको इकट्ठा करके नहीं देंगे। अच्छा, हम आपकी पार्लियामेंट में हाज़िरी पूरी नहीं करेंगे, हम आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आप जाने आपके मेंबर जाने, हम नहीं रोकेंगे। झगड़ा कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ। हाँ, लेकिन मैं तो आज खैर राना साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद ये तो अपनी जारी रखेंगे। इसलिए कि मैं बात कर रही थी आज की, कि आज क्या आप समझते हैं कि जो आप लोग चाहते हैं कि मुदाखलत सियासत में नहीं होनी चाहिए, वो क्या हो रही है या नहीं हो रही? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस है राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर बराए वज़ीर आज़म सियासी उमूर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, पंजाब के सदर हैं। राना साहब, जो बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी इस वक्त जो काबीना की शक्ल है उसको देख करके वो शक्ल नहीं लगती। जाहिर है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब वाली जब हुकूमत हुआ करती हैं, तो क्या अब आप समझते हैं कि अमल दखल कम हो गया है इदारों का या अभी भी है? और क्या नवाज शरीफ साहब के पार्टी सदर बनने के बाद किसी किस्म की कोई हम देखते हैं कि वो कंट्रोल वापस लेने की कोशिश भी करेंगे? इस किस्म की बात या इस किस्म की कहानियां हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। पार्टी पे मियां नवाज शरीफ साहब का बतौर पार्टी कायद भी पूरा कंट्रोल था और अब भी उनका पूरा कंट्रोल है। सदर उनका बनना जो है वो एक
ऐसी ज़्यादती थी जो पार्टी में महसूस की जाती थी कि उसका अजाला होना चाहिए, तो उसका अजाला किया गया है और उनको पार्टी के सदर के अहदे पे दोबारा जो है वो फाइज किया गया है कि जिसको उन्हें जो है वो एक इलीगल और गैर आइनी तरीके से उस अहदे से महरूम किया गया था। तो ये मुझे बताइएगा राना साहब कि जो इस वक्त हुकूमत के हवाले से ये कैफियत पाई जाती है, जब आपने जिक्र किया इमरान खान साहब का कि जिस किस्म से वो इदारों के साथ हैं, PMLN का जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कभी कुछ हुआ है, लेकिन आप लोगों का अदलिया के हवाले से इस वक्त बरमला नज़र आता है। सब इस पर बात भी कर रहे हैं, बाकायदा पार्लियामान के अंदर इस पर तकारीर भी हो रही हैं। तो ये भी तो एक ख़तरनाक साबित हो सकता है जब इदारों के बीच में टकराव हो, चाहे वो पार्लियामान अदलिया हो, पार्लियामान इस्टेब्लिशमेंट हो, अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सब इंस्टेबिलिटी रहती है। फिर देखिए, टकराव जो है वो अदलिया का या इस्टेब्लिशमेंट का हो, इस्टेब्लिशमेंट का या सियासी जमातों का हो, हुकूमत का या जुडिशरी का हो, तो टकराव तो खैर किसी सूरत भी जो है वो फ़ायदेमंद या बेहतर नहीं हो सकता, उसका तो नुकसान ही नुकसान है। और जो भी कोई ऐसी सूरत हाल पाई जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और उसकी लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि वो नहीं होना चाहिए, और अगर किसी जगह पे कोई ऐसी सूरत हाल पाई जाती है तो उसका अजाला होना चाहिए, उसको रिज़ॉल्व किया जाना चाहिए। और ये वो चीज़ें हैं कि जो थ्रू डायलॉग आपस में जब आप बैठें सर जोड़ के, तो ये चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। तो राना साहब, इस वक्त तो हुकूमत खुद वज़ीर आज़म जो कुछ उन्होंने जब पार्टी की सदारत का जो इलेक्शन हुआ था, जब अनाउंसमेंट हुई थी नवाज शरीफ साहब की, जो कुछ वज़ीर आज़म ने कहा, आपने देखा कि वो बाद में कोर्ट भी हुआ, कोर्ट्स के अंदर। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपकी हुकूमत अदलिया के हवाले से बहुत कुछ कहती है, आप लोग खाइफ हैं अदलिया से। नहीं, देखें बाज़ औक़ात जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं जो फ़ैसला फरमाते हैं उसकी तो एक अहमियत है आइन में, कानून में, लेकिन बाज़ औक़ात वो रिमार्क्स दे देते हैं और बाज़ औक़ात रिमार्क्स जो हैं वो थोड़ा बहुत जो है वो यानी उसमें कमी बेशी भी होती है। तो इसी तरह से जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो जब अपने कारकुनों से ख़िताब करें, जब आवाम से ख़िताब करें, तो उसमें जो बातें होती हैं वो थोड़ा बहुत जो है वो उनके ऊपर जो है वो मार्जिन मिलना चाहिए। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वक्त को बतौर वज़ीर आज़म ख़िताब नहीं फरमा रहे थे, बल्कि वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पे अपने कारकुनों से, अपने तंजीमी लोगों से ख़िताब कर रहे थे। तो इसलिए वहाँ पे को अगर उन्होंने कोई बात की भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन लगता है कि लिया गया है। वो आपने गुज़िश्ता रोज़ आपकी भी नज़र से गुजरा होगा। हमारी तो ज़बाबंदी है, आप लोगों के दौर में बोल नहीं सकते। नहीं, हमारी नज़र से गुज़रा है, और जिन जजेस ने बात की है उन्होंने बड़े लाइट मूड में बात की है, और जिन जजेस ने बात की है उनके मतलब कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो बड़े जो है वो बड़े आज़ाद मंश और बड़े काबिल जजेस हैं। अच्छा, तो उनके फ़ैसले, उनका रवैया जो है वो तो सभी पे यहाँ है। अच्छा राना साहब, दो बड़े के मुताल्लिक ये बात होती है। जी, आप कंप्लीट करें। जिनके मुताल्लिक बात होती है, जिनके मुताल्लिक वो आपके इल्म में ही है कि जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो है वो 45 साल बाद ख़ुद अदलिया ने जो है वो उसके ऊपर बात की है। राइट। मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो, तो कुछ लोग, कुछ जजेस ऐसे रहे हैं कि जिनके जो मामलात हैं उनके ऊपर अदारा जो है वो पूरी तरह से ना तो उनको ओन करता है और उससे अदारे को एज जुडिशरी अदारे को फ़ायदा नहीं पहुंचा, नुकसान हुआ है। अच्छा राना साहब, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो नैब के हवाले से, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले भी ये गलती की थी और इस मरतबा मंशूर में था कि नैब को नहीं होना चाहिए। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया जिसमें तरमीम की गई, जो अभी हाल ही में ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की गई है नैब के कानून में, आप इसको दुरुस्त समझते हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई है, मतलब कस्टडी के दिन बढ़ा दिए जाएँ
और जो गलत केस बनाने वाले हैं अफसरान होते हैं वो 5 साल से उनकी सज़ा कम करके 2 साल कर दी जाए। आप सबने तो भुगता ही है सब कुछ, क्यों किया है इसको? देखें, ये बात अब ये डिबेटेबल बात है, इसके ऊपर बात हो सकती है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो राय दी है बिल्कुल वो साहिब राय है, लेकिन मामला ये है कि इसमें 90 दिन तो रिमांड बहुत ज़्यादा था। इसके ऊपर सिर्फ जिन लोगों ने भुगता उन्हीं की बात नहीं है, ये बात तो हर जगह पे जुडिशरी में भी अदरवाइज़ भी जो है ये बात थी कि 90 दिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसे जब फिर थोड़ा किया गया या कम किया गया तो वो भी फिर बहुत ही कम था। ये वाइट कॉलर क्राइम है, ये 14 दिन भी जो है वो बिल्कुल ही फिर यानी फारग करने वाली बात थी। 90 दिन बहुत ज़्यादा था, 14 दिन जो है वो बहुत कम था। अच्छा, ये दरमियान में कोई बात होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि 40 दिन की बजाय अगर 30 दिन होता जैसे एंटी टेररिस्ट एक्ट में है तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। ये मेरी नज़र में जो है ये कोई 10-12 दिन ज़्यादा है। तो ये तो पार्लियामेंट में बहस की जा सकती थी। एक ऑर्डिनेंस के से तो लगता है जैसे बड़ी जल्दी में है सब, और इसको पास होना ही होना है और इसका इत्तलाक होना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस इसलिए किया गया कि क्योंकि कोर्ट में इस वक्त केस है तो 14 दिन जो है वो टू शॉर्ट है। ओके, तो कहीं इसकी वजह से जो है वो कोई फ़ैसला ख़िलाफ़ ना आ जाए, या वहाँ से जो है वो जो हमारे वकला हैं तो उनका भी बाज़ चीज़ों के ऊपर एक अपना व्यू होता है। अच्छा, तो इसलिए किया गया जब ये पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश होगा तो यकीनन ना तो ये 90 दिन होगा ना ये 14 दिन होगा। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे इस वक्त है को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके तो ये मामला जो है ये मुनासिब हो जाएगा। अच्छा, राना साहब ये बताइए कि आजकल मलिक रियाज साहब जिनका बड़ा अमल दखल किरदार कहीं ना कहीं सामने आता है, कभी लंदन प्लान का जिक्र होता है उसमें उनका नाम आता है, वो बड़े नाराज़ हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बड़ा शदीद दबाव डाला जा रहा है और काफ़ी उन्होंने पिछले हफ्ते जो है यानी रवां हफ्ते से वो जो कुछ लिख रहे हैं, तो क्या हुकूमत उन्हें किसी किस्म का दबाव डाल रही है, कुछ उनसे जानना चाहती है? नहीं, हुकूमत का तो कोई दबाव नहीं है। वो केस नैब में है, नैब ने हो सकता है कि उनके साथ राब्ता किया हो फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर इंक्वायरी, जिसको उन्होंने दबाव के मानों में जो है वो लिया हो। इसके अलावा तो और किसी का कोई इस मामले से वास्ता नहीं है। वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और नैब के पास है। गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना किसी और का लेना देना है। लेकिन बहरहाल मलिक रियाज साहब ने जो बात की है कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, तो इस बात में मैं तो उसके साथ हूँ ज़ाती तौर पे। अच्छा, ये बात मुझे पसंद आई है। अच्छा। कि अगर उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने ये बात ठीक की है। ओह, अच्छा, सही है। पता नहीं कौन बनाना चाहता है, आप समझते हैं नैब बनवाना चाहता है उन्हें वादा माफ गवाह? देखें, ये राब्ता तो नैब ने किया होगा। तो देखें, ये बात जो है ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने अपने 460 अरब का जो उनका लाइबिलिटी है उसे सेटल करवाने के लिए ये कोई 60 अरब रुपए का बिलियन का फ़ायदा उन्होंने उठाया है, और उसके फ़ायदा उठाने के नतीजे में उन्होंने इमरान खान साहब को बाकायदा 7-8 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो रिश्वत के तौर पे जो है वो दी है। चले, ये 2+2=4 केस है। लेकिन अगर वो वादा माफ गवाह नहीं बनते तो ये एक अलग क्वालिटी है कि एक आदमी जो है उसने एक डील की है, भले वो अच्छी है या बुरी है, तो वो उसके ऊपर कायम है, ये वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, चलें, आपको उनकी ये क्वालिटी पसंद आई राना साहब, क्योंकि हम मजीद इस मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर ज़ाहिर है बात नहीं कर सकते कि सब जुडिस है, बट थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे हमारे साथ होंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र।
वेलकम बैक। 1971 पर जो मुतनाज़ा ट्वीट बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से हुई, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी जो है वो सेटअप की गई है और वो जो तहकीकात है वो FIA की जानिब से जो साइबर क्राइम विंग है वो कर रहा है। अब आज इसी हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ से आप ये देख रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात इस ट्वीट के हवाले से दे रहे थे। आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी ट्वीट होती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की जाए या फिर बानी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल से की जाए, इसकी अप्रूवल कौन देता है। और क्योंकि जाहिर है कि ये बयानिया जो है तहरीक इंसाफ का वो वहीं से उसका आगाज़ होता है। हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं और सीनियर कानूनदान भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो मुतनाज़ा ट्वीट है जिस पे FIA साइबर क्राइम ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये जो ट्वीट है इससे क्या पार्टी अब एक तरह से दूर हो रही है, यू नो, इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट, बिकॉज मुख्तलिफ बयानात आए हैं इस हवाले से। जी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त चूंकि जेल में हैं तो उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं पब्लिक तक अपना आवाज़ पहुंचाने की। एक तो है वो जब उनका ट्रायल होता है, जेल ट्रायल, तो वहाँ एक छोटे से कमरे में उन्होंने बंद किया हुआ है, कुछ मीडिया वाले आ जाते हैं और वो छोटे से कमरे को तकरीबन 20-25 फुट के फासले पे एक दूसरे कमरे से वो बात कर सकते हैं उन मीडिया वालों से, जो उसके बाद फिर कुछ थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर देते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि उनका एक ट्विटर हैंडल है जिसमें वो अपनी बयानात दे सकते हैं, और उसका तरीक़ेकार ये है चूँकि उनके पास कोई अपना फ़ोन नहीं या फैसिलिटी नहीं कि वो खुद उसको टाइप करके भेजें या कोई लिख के कागज़ बाहर निकाल दें, तो फिर वो होता ये है कि वो किसी को बताते हैं मफहूम कि जी मेरे ये ट्विटर में ये चीज़ आनी चाहिए, और फिर वो मफहूम जो है वो जाके वो बयान करता है दूसरे बंदे को, और वो फिर तीसरा बंदा उसको टाइप करता है और चौथा बंदा उसको पब्लिश करता है। तो आपने पता नहीं कभी चाइनीज़ विस्पर खेला है, एक गेम है जिसके अंदर आप एक बात करते हैं, वो दूसरे को बताते हैं और बाय द टाइम वो 5वें बंदे तक पहुंचती है तो वो उसके जुबान जो है बहुत तब्दील हो जाती है। तो जो ट्विटर है इमरान खान साहब का, उसका फिलहाल यही हाल है कि यही हुआ है इस केस में। ठीक है कि उनका तो बैरिस्टर साहब ये तो मैं समझ गई, जो आपने कहा 1 से 2, 2 से 3 और जाते जाते जब वो पब्लिश होता है तो वो टोटली शायद एक कंप्लीट मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी क्या बाहर से ही हैंडल हो रहा है, जैसे इमरान खान साहब का अपना एक्स प्लेटफॉर्म जो एक्स हैंडल जो है वो बाहर से हैंडल हो रहा है? जी, वे पूरी टीम है, मीडिया टीम, जो इसको हैंडल करती है और उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, लेकिन एक पूरा सेपरेट यूनिट है, यानी कि उसका जो PTI की लीडरशिप है वो कम्युनिकेट एक बार कर दे तो उसके बाद वो फिर सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहे हैं वही फिर उसको लैंग्वेज को चेंज करके करते हैं आगे। बट दिस इज आउटसाइड पाकिस्तान या विद इन पाकिस्तान? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर? विद इन पाकिस्तान जी, विद इन पाकिस्तान। सर बोथ अकाउंट्स विद इन पाकिस्तान, या क्या कहते हैं सिर्फ इमरान, वो आपका जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल हैंडल है वो पाकिस्तान से हो रहा है और इमरान खान साहब का बाहर से हो रहा है? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो नशर कहाँ से होता है, लेकिन बिकॉज ये साइबर स्पेस का अंदाज़ा मुझे इतना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो करते हैं वो इधर पाकिस्तान में ही हैं, वह टीम सारी इधर पाकिस्तान में बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ही करती होगी। अब वो कोई और चैनल इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता। अच्छा, ये मुझे बात इसलिए इतनी हम आपसे इतनी सवाल इस पर इसलिए पूछ रहे हैं बैरिस्टर साहब, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी जमात और आप लोगों का बयानिया लोगों तक पहुंचता है। ज़ाहिर है इलेक्शन से कबल भी तमाम तर जो सिंबल्स थे वो भी इसी तरह से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी को बताते हैं, फिर वो वहाँ से वहाँ होते होते बाय द टाइम इट पब्लिशेस उसके मायने ज़रूर चेंज हो जाते होंगे, ये आपने कहा है। लेकिन कोई पार्टी की कोर कमेटी भी तो अप्रूवल देती होगी कि ये है हमारा अब बयानिया, इस नैरेटिव के ऊपर तमाम पार्टी मेंबर्स ने बात करनी है, या ये सोली बानी तहरीक इंसाफ का बनाया हुआ बयानिया होता है?
जी नहीं, यकीनी तौर पे अप्रूवल बानी का जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका ही होता है अप्रूवल फाइनली, जो बड़े अहम पॉइंट्स हों। लेकिन मसलन कानूनी कोई इशू है तो हो सकता है मैं ही एडवाइस कर दूं। अगर कोई पॉलिटिकल इशू है जो एकदम हैपनिंग हुई है, उसके ऊपर कोई नरेटिव है या कोई जवाब देना है, जिस तरह मसलन किर्गिस्तान में हुआ स्टूडेंट्स के साथ, उस पे फिर वो जो पॉलिटिकल कमेटी है या कोर कमेटी है या सोशल मीडिया कमेटी है या मीडिया जो सेल है, वो उस पे बयानियां जारी कर सकते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस हैं, मुख्तलिफ जो हायरार्कीज हैं, उसके मुताबिक चलता है। एंड आई थिंक ये सर, तो इस पर्टिकुलर ट्वीट के अंदर डू यू रिमेंबर कि कोई डिस्कशन हुआ हो विद इन द पार्टी, आप तक बात आई हो कि ये 1971 के हवाले से जो ट्वीट की गई, इस पर कोई डिस्कशन हुआ था पार्टी में? मुझे इल्म नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक दिन जब मेरी इस पे गुफ्तगू कुछ हुई थी जनरल इमरान खान साहब से, तो उन्होंने एक मौक़िफ़ बयान किया था और उन्होंने कहा था कि देखें, हर कौम जो है वो अपनी माजी से और अपनी माजी की गलतियों से सीखती है और सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो हाल में और मुस्तकबिल में आपको नुकसान पहुंचेगा। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि 1971 में हमारे पॉलिटिशियन से भी गलती हुई, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी गलतियां हुई, कुछ बदनीयती पे भी था, कुछ स्ट्रेटजी थी हमारी जो गलत हुई, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो हमारे दुश्मनों ने बनाई हुई थी वो भी थी। तो ये सारी चीज़ों को देख के हमें अपनी तारीख को देखते हुए सारी को हमें सीखना चाहिए और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी दोबारा ना हो। तो इस किस्म की बात हुई थी, लेकिन कोई इस ट्वीट के स्पेसिफिक कोई कभी बात नहीं हुई। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये क्योंकि ताज़ा इल्ज़ाम जाहिर है रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम है जो इस वक्त लगाया गया है, मैं ये जानना चाहती हूँ बतौर कानूनदान, आप प्लीज़ बताइएगा कि साबित होने की सूरत में कानूनी तौर पर क्या नताइज इसके भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, ये तो बड़ा डिटेल्ड एक आपका जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज उसको देखना पड़ेगा कि क्या इल्ज़ाम लगाया है, क्या इशू है। मेरी नज़र में अगर ये कुछ मैं सुन रहा था कुछ लोगों की स्टेटमेंट जो मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई, और उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जी हम गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। अब गद्दारी का मुकदमा जो है, आपको बताऊं कि ये तो बड़ा एक स्पेसिफिक जुर्म होता है और हम लोग इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे आम जुबान में हम इस्तेमाल कर देते हैं, और हर पॉलिटिशियन जो है दूसरे पॉलिटिशियन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देता है। तो गद्दारी का मुकदमा अगर कोई बनता है या बनाने की कोशिश करते हैं इस ट्वीट पे किसी शख्स के खिलाफ भी, तो मेरा ख्याल है वो 5 मिनट में उसको कॉश कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि गद्दारी तो किसी सूरत में नहीं बनती। और क्या इसमें बन सकता है और क्या जुर्म है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। वो देखते हैं कि क्या लेके आते हैं, फिर उसकी डिफेंस में पेश कर सकूंगा। अभी तक तो सारी हवाई बातें हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ज़रा आते हैं ये जो आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमने देखा कि हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की और उसमें जो ट्राइब्यूनल्स के हवाले से कि रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा सकते हैं, इस पर किसी किस्म का आप समझते हैं कि ठीक है, बिकॉज एक तो वैसे भी जल्दी ट्राइब्यूनल्स ने सेटअप होना है ताकि तमाम तर जो मामलात हैं वो हल हो सकें। आप यू आर वन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी ऑल्सो, या आप समझते हैं कि रिटायर्ड जजेस लगाना इस केस के अंदर दुरुस्त नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रिटायर्ड जजेस ना लगाने का फैसला था, ये जो इस वक्त पार्टीज हैं हुकूमत में, उन्होंने उस वक्त किया था जब वो अपोजिशन में थी, और ये फैसला एक तरह यूनानिमस था कि रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन जब वो हुकूमत में आया तो अपना पहला फैसला जो जिस तरह तब्दील किया है, उससे तो शक व शुबहात बढ़ते हैं कि वाकई कोई मकसद है रिटायर्ड जजेस लगाने का। आप उसको ज़रा और गौर से देखें और डीपली देखें तो आपको समझ आएगी कि मकसद क्या है। अगर आप एग्जिस्टिंग यानी जो हाजिर जजेस हैं उनको अगर ट्राइब्यूनल में लगाएंगे तो वो फिर चीफ जस्टिस और जो अदलिया होती है वो फैसला करती है कि किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना, किसको केस देना है, किसको नहीं देना। लेकिन अगर आप रिटायर्ड जज को लगाएंगे तो फिर ये हुकूमत की स्वाबदीद है कि किस जज को
वो अपॉइंट करते हैं और कौन सा जज कौन सा केस सुनता है। तो अगर ये नियत है कि आपने अपने मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाने हैं, तो फिर बदनीयती सामने है, और ऐसी बदनीयती जो है फिर वो उसके ऊपर कानून साजी नहीं हो सकती, वो फिर कानून साजी जो है वो आइन के खिलाफ होगी। तो ये मैंने आपके सामने रखा, अगर आप गौर से इसको देखें और इम्पार्शियली ऑब्जेक्टिवली इसको देखें। सही। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बेहद शुक्रिया फॉर योर टाइम ऑन इन्फोकस पर। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, वो क्या मामलात हैं जो बिल आखिर तय हुए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। बहुत सारे मुतालबात भी हैं, शिकायत हैं जिसका वो अज़ाला चाहते हैं। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि वो कौन से बातें हैं जो पूरे होने को हैं। इन फोकस हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कमाल साहब, जब आप लोगों ने, ये पहली बार है कि MQM ने इलेक्शन से पहले ही आप लोगों ने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो PMLN में जाहिर किया था और ये कहा था कि PDM के साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वो समझते हैं आपकी बातें, लेकिन जो बातें, जो एलामिया भी सामने आया MQM का, ये तो वही मसाइल हैं जिसका कि जिक्र आप लोग हमेशा से करते आए हैं और इसी की रेजोल्यूशन चाहते हैं आप। अभी तक इस पर कोई काम क्यों नहीं हो सका? देखिए, बातें तो ये जब तक सियासत रहेगी और जब तक ज़िंदगी रहेगी, मसाइल तो यही रहने हैं और उसमें कभी कमी आ जाएगी और कभी उसमें इजाफा होगा। यकीनन बजट का साल है, बजट आने वाला है, तो हमने क्या चीज़ें, क्या एलामिया में वो ये है कि हमने उनसे ये बात की है कि भाई देखिए, हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, PMLN के पास अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के पास अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, PTI के पास अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो हमारा पीपल्स पार्टी तो 15 सालों से उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और कराची और हैदराबाद को और मीरपुर खास और सक्खर और नवाबशाह को हम समझते हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिला है, हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं मिला है। और शहर के हालात ये बताते हैं कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ उस तरह से काम नहीं हुआ, ना हमें नौकरियाँ मिली हैं, ना यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिला है, ना यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, ना 15 सालों में पीने का कोई खतरा पानी मिला है हमें। तो ये हालात है। तो हमने उनसे गुजारिश की कि आप वफाकी हुकूमत का हम हिस्सा हैं और हम आपके साथ पहले से हैं, तो हमें इस बजट में कोई इन शहरों के लिए, सिंध के अर्बन सेंटर्स के लिए आप कोई डेवलपमेंट का कोई पैकेज दें, कोई इसके अंदर ऐसी हो कि जहां पे हम अपने वोटर्स के मसाइल को जाकर हल कर सकें उनके। ऑल्दो कि ये काम हमारा शायद डायरेक्ट नहीं बनता, लेकिन फिर भी जो है वो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और लोगों को ये तवक्कुआत हैं, क्योंकि उनके काम, जिनका काम बनता है, जिनके ज़रिए उनका काम होना चाहिए, उनके ज़रिए उनका काम नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ की बात की है। के लिए माफी चाहूंगी, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, व्हिच मींस कि आप ये कह रहे हैं कि वफाक एक खुसूसी पैकेज दे जिसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान स्पेंड करेगी, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, चाहे वो कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, जहां जहां आप ये समझते हैं कि आपका वोट बैंक है। इज दैट राइट? जी देखिए, हमने ये कहा है कि MNAs को फंड्स दिए जाएं और उसके अलावा कराची और हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास के लिए हमें ना दें फंड, लेकिन इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए जो है वो खुसूसी पैकेज होना चाहिए, क्योंकि ये इलाके इस वक्त जो है वो बहुत महरूमियों का शिकार हैं। सिंध के अर्बन सेंटर बहुत महरूमियों का शिकार है। तो एक बात है। फिर हमने नौजवानों के रोज़गार की बात की है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कराची, हैदराबाद के और अर्बन सेंटर के नौजवानों को, जो हमें पहले कोटा सिस्टम पे 40% नौकरी मिल जाती थी, आज के दौर में हमें उस कोटा सिस्टम पे भी हमारा कोटा शहर का नहीं मिल रहा। जब देही कोटा ख़त्म हो जाता है तो शहरी कोटे पे, अर्बन सेंटर के कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर लोगों को शहरी कोटे को भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी जॉब भी छीन ली जाती है और दे दी जाती है। एक किसी लड़के को नौकरी नहीं मिली है कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अर्बन डोमिसाइल के ऊपर लड़के को नौकरी नहीं मिली। तो हमने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो खुशहाल नौजवान प्रोग्राम है उसके फंड्स को एलोकेट किया जाए इन अर्बन सेंटर्स के ऊपर, ताकि
जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनको उन नौजवानों को कुछ कर्जे देकर उनसे कारोबार शुरू कराया जाए, उनके रोजगार का कुछ बंदोबस्त किया जाए। फिर यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम है, हमने सोलराइजेशन, लो कॉस्ट हाउसिंग जो है सारी मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास घरों पे अखुवत जैसे फाउंडेशन को फंडिंग करें ताकि वो कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास में, नवाबशाह में सोलर के लिए छोटे घरों को 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 4-4, 5-5 प्लेटों की सोलर के लिए जो है वो सोलर पैनल्स के लिए वो कर्ज हसना दे सकें, जिससे कि एक घर जो है वो आराम से अपनी 4 लाइटें और 4 पंखे चलाएगा और चलाएंगे वो घर। तो ये जो 25,000 रुपए अभी बिजली का बिल आता है और लाइट भी नहीं आती है, लोग एक मिजरेबल सी कंडीशन में रह रहे हैं, लोगों को इससे जान छूटेगी और लोगों को मसाइल इसी तरह से। और K4 का इशू है कि K4 के इशू के ऊपर मुर्तजा वहाब बात करते हैं, इसी तरह से बिजली के इश्यूज के ऊपर पूरी सिंध की गवर्नमेंट, शर्जील इनाम मेमन साहब हों, सईद गनी साहब हों, वो इस वक्त शिकायत कर रहे हैं। लेकिन जो कोटे का मामला है, जो नौकरियों का मामला है, ये तो बिलाखिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर हल करना होगा, क्योंकि बात ऑफ कोर्स सूबाई हुकूमत की है। ये देखिए, हमने तो बात करने में किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेरी बात जो है वो शायद थोड़ा सा मिस कर गई हैं। हमने कहा है वज़ीर आज़म को कि हमने तो उनको ये रूदात सुनाई है, अपने केस को प्रेजेंट किया है कि हमें कोटे पे भी कोटा नहीं मिलता। तो हमने इसके बाद मांगा क्या है? मांगा ये है कि भाई जो वफाकी डिपार्टमेंट्स, जो महकमे हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो वफाकी इदारे हैं, उन इदारों की नौकरियां कम से कम जो है वो इन सिंध के शहरी इलाके के नौजवानों को दी जाए। और दूसरी बात हमने कही है कि वो इतनी तो नहीं होंगी। हमने कहा है कि यहाँ पर जो खुशहाल नौजवान प्रोग्राम स्कीम है, जहाँ पर नौजवानों को कर्ज दिया जाता है, उसके लिए हमने कहा है कि अर्बन सेंटर्स में आप जो है वो कुछ एलोकेशन ज़्यादा करें और यहाँ के उन नौजवानों को जिनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं उनको जो है ये कर्ज दिया जाए। तीसरी बात, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम तो पीपल्स पार्टी से ये बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा आप ये हम पर ये जुल्म ना करें, ये कम से कम ये जो 40% कोटा है उस कोटे पे तो शहर के नौजवानों को आप नौकरियां दें। तो हम तो बात कर रहे हैं और हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है कि हमारी किसी से बातचीत बंद हो या हम उससे बात नहीं कर रहे। हमने जरदारी साहब से मुलाकात की पिछले दिनों जाके, हमने वोट दिया है पीपल्स पार्टी वालों को। हम अपने इख्तलाफात हमारे हैं, नजरियात के, गवर्नेंस के इशूज हैं, हमारी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन हमने कहीं से भी ये नहीं कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, ये हमने कभी भी नहीं कहा है। सही। कमाल साहब, मैं आखिर में ये जानना चाहूंगी कि आपने भी जाहिर है एक वक्त गुजारा था, इशरतुल इबाद साहब की सियासत में वापसी का बड़ा चर्चा है, वो खुद भी बात कर रहे हैं, क्या उनकी कहीं स्पेस MQM में, मौजूदा MQM में बनती है? देखिए, जो है वो मुझे तो नहीं पता कि उनके क्या इरादे हैं, क्या उनकी जो है वो इंटेंशंस हैं। हमारी तो गुफ्तगू उनसे नहीं है। जब कभी वो ज़मीन पर, यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद होंगे और जब वो बात करेंगे तो फिर उस बात के बारे में कोई बात की जाएगी, उस पर कोई जवाब सोचा जाएगा या कोई बात की जाएगी। वैसे तो जो है वो जब तक मुल्क में कोई नहीं है और कोई गुफ्तगू कर रहा है तो गुफ्तगू करने पे तो कोई बिजली का बिल नहीं आता। अच्छा कमाल साहब, फिर आखिर में ये बताते चले कि जो गवर्नर के मसाइल थे वो तो अब हल हो गए ना, क्योंकि जो फार्मूला शेयर हुआ था, जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था तमाम इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में, उसके तहत कामरान तसूरी साहब, यानी कि ये जो स्लॉट था वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ही मिलना था, तो अब ये एट रेस्ट हो गया है या अभी भी वो पोजीशन है कि हमारे गवर्नर है मौजूद? नहीं, गवर्नर हमारे मौजूद हैं, हम इसके ऊपर और हम समझते हैं कि गवर्नर है मौजूद, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू जो है वो नहीं है। तो हम समझते हैं कि भाई गवर्नर है, गवर्नर पहले से चले आ रहे हैं और जहाँ पर चेंज होना था वहाँ चेंज हो गए गवर्नर और ये गवर्नर यहाँ पर हैं, लेकिन हमारी कोई गुफ्तगू नहीं है इस वाली बात के ऊपर कोई। वो गवर्नर मौजूद है, हम क्या गुफ्तगू करेंगे? उन्हीं को लगाने के लिए तो गवर्नरशिप बात नहीं, पहले तो उन्हें तब्दील होने की बात हो रही थी बिलाखिर, लेकिन फिर ये मुझे याद है अच्छी तरह कि फारूक सत्तार साहब भी कह रहे थे कि यही हमारी चॉइस होंगे, इसके अलावा हमारे कोई चॉइस नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। लेट्स सी कि आपकी जो मुतालबात हैं उसको कब तक पूरा करता है। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।